हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीए अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि आज मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं लगभग में सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। तो आप कहीं पर भी पढ़े हो, किसी से ही पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो या किसी भी टीचर से पढ़े हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितना सीखा है। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे लगे उसको आप पहले खुद से अटेम्प्ट करके देखना, ताकि आपको अपनी रियलिटी का पता लग सके कि आपको कितना इस टॉपिक में आ रहा है। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। जब वेग 50 मील प्रति घंटा है तो खपत 100 किलोग्राम होता है। यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है तो इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपये प्रति घंटा है। तो 250 मील यात्रा की खपत क्या होगी? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो हम लोग यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपका पहला क्या लिखा हुआ है कि कोयले की जो खपत है, मैं यहां सीधा लिख रहा हूं, कोयले की जो खपत है वो इसके वेग के वर्ग के समानुपाती। और आपको पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। मैंने ले लिया के, बता चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। कांस्टेंट लिया के और इसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। ये रहा वेग और इस वेग का क्या वर्ग, इस वेग के वर्ग के समानुपाती। क्या कोयला जो है, कोयले की जो खपत है इसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। मैंने समानुपात का चिन्ह हटा दिया और यहां पर क्या लगा दिया के। आप चाहो लगा सकते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हमसे क्या बोल रखा है, जब वेग 50 मील प्रति घंटा है तो खपत 100 किलोग्राम है। देखिए, जब यहां जो खपत है 100 किलोग्राम है तो वेग कितना है 50 मील प्रति घंटा। तो वेग की जगह आप कितना रखोगे 50 और इसका आप क्या करोगे वर्ग। तो आप यहां पर ये देखेंगे, ये रहा 100 इज इक्वल, यहां 50 का 5 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और पीछे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यानी के का मान कितना आ जाएगा, ये के का मान आ जाएगा 1/25। ये आपका आ गया के का मान। अब आगे आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड कीजिए। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोला हुआ है यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है। ये हिंट के तौर पर आप साइड में लिखते रहिए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। दूसरी कंडीशन में हमसे ये बोल रखा है कि कोयले की जो कीमत है, जो ये कोयले की कीमत है, क्या बोला गया है 25 पैसे प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो कितने की है 25 पैसे की। अगर मुझे इसे 1 रुपए बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है 1 रुपए में 4 चौन्नी होती हैं। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 किलोग्राम और ये बन जाएगा 25 चौके 100 पैसे, अर्थात कितना 1 रुपए। 1 रुपए में जो कोयले की जो खपत होती है वो होती है कितनी, या आता है कोयला कितना 4 किलोग्राम। तो हमसे आगे बोल रखा है इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में 9 रुपए खर्च होता है, 1 घंटे में 9 रुपए। ठीक है, अगर मैं यहां पर 9 रुपए खर्च करूं, ठीक, तो ये 9 चौके खपत इसकी कितनी हो जाएगी 36 किलोग्राम है। सीधी सी बात है। तो अब यहां दूसरी कंडीशन में आप ये देखिए, खपत हमें पता लग गई है कितनी है 36 इज इक्वल, के का मान मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना है 1/25। और वेग अब की बार हमें दूसरा निकालना है। ये पहली स्थिति का वेग था, अब हमें दूसरी स्थिति का वेग निकालना है। तो इसके लिए मैं ये मान ले रहा हूं v2 और इसका क्या वर्ग। तो आप यहां पर देखेंगे, ये रहा 36 और गुणा 25, ये वर्ग है, इस पे आएगा तो इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट और बराबर में ये v2। तो आप यहां पर देखो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का 5, यानी 6 पंजे कितना 30। यानी जो दूसरी स्थिति का जो वेग आएगा, जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 मील प्रति घंटा। फिर आगे हमसे दिया गया है, इन्होंने लिख रखा है कि 250 मील यात्रा की खपत क्या होगी। आपको जाना है 250 मील तक जाना है। ठीक है, 250 मील तक जाना है। आप ये बताइए, चाल आपको पता है, दूरी भी आपको पता है, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आप यहां से निकाल सकते हो समय। और अच्छे से आपको पता है कि समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, दूरी दे रखी है 250 मील और यहां पर चाल कितनी है 30। तो ये जो समय आ जाएगा वो कितना आएगा 25/3 घंटे।
और सेकंड कंडीशन में आप लाइनों को ध्यान से जब पढ़ोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दूसरी स्थिति में जो खर्च है वो 9 रुपए प्रति घंटा है। 9 रुपए प्रति घंटा। आप यहां पर देखिए 9 रुपए प्रति घंटा। आप यहां पर देखिए जो समय आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25/3 घंटे आ रहे हैं, ठीक है। और 1 घंटे का जो यहां पर जो खर्चा है वो इतना आ रखा है, ठीक। तो आगे इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि ये 9 रुपए जो खर्चा है, ठीक, ये जो 9 रुपए जो खर्चा है जब वो रखा होता है तो 36 किलोग्राम खपत हो रखी होती है। तो अगर टोटल हम लोग यहां पर देखेंगे खर्चा कितना आएगा 25/3, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 9 का, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये 25 तिया कितना आ जाएगा 75 रुपए। अगर हमसे पूछा जाता कि दूसरी स्थिति में कुल कितने रुपए का खर्चा हुआ है तो आप बोल देते खर्चा कितने का हुआ है, 75 रुपए का हुआ है। और आपको भी पता है जितने रुपए का खर्चा होता है खपत उसकी कितने गुना है। आप यहां पर देखिए 9 चौके 36, यानी जो खपत है वो कितने गुना, 4 गुना है। तो दूसरी स्थिति के हमें पैसे नहीं बताने, अगर पैसे बताने होते हैं आंसर कितना 75, हमें बतानी इसकी खपत कितनी है और खपत इसकी है 4 गुनी। तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30। इसका मतलब सेकंड स्थिति में, या मैं यूं बोलूं कि 250 मील की यात्रा करने में आपकी जो खपत आएगी, जो कोयले की खपत आएगी, कोयला जो खर्च होगा वो कितने किलोग्राम खर्च होगा, 300 किलोग्राम खर्च होगा। ओके, अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। देखते हैं भाई आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लिखा हुआ एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें यह बोल रखा है कि डिब्बों की जो एक ट्रेन है, ट्रेन में कितने डिब्बे बढ़ा दिए जाएं जिससे जो इंजन है ना वो ट्रेन को धीरे धीरे खींच सके। तो आप खुद सोचिए, डिब्बों की संख्या मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेन की चाल है उसे मिनिमम करना पड़ेगा। और मैं यहां क्या करूंगा, मिनिमम ना करके ट्रेन की जो चाल है जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मैं कितना कर दूंगा, 0। जैसे ही मैं ट्रेन की चाल को 0 करूंगा, यहां डिब्बों की संख्या क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। बट यहां पर ट्रेन की चाल 0 नहीं करनी है ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि इंजन कितने डिब्बों के साथ ट्रेन को खींच सकता है। तो जितने मैक्सिमम डब्बे आ रखे होंगे उनमें से हम लोग क्या कर देंगे, एक को हटा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट यही है। देखिए अब इसको एक बार लिख रखा है कि टोटल जो ट्रेन की चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और लिख रखा है इंजन की गति में कमी। जो ये इंजन की गति में कमी है, इंजन की गति में जो कमी है साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। सीधी सी बात है, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक। डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। भाई डिब्बों की संख्या मैंने मान ली कितनी, n, इसके ये समानुपाती है, इतना हो गया। अब आप ये देखिए आगे जब लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिख रखा है कि 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब पहले थी 24 के बाद जैसी 4 डब्बे जोड़े जो गति है वो घट गई और 24 से कितनी हो गई 20, ठीक। तो यानी कमी कितने की हो गई, 4 की कमी हुई है। और ये 4 की कमी कब हुई है, जब डब्बे कितने लगाए गए थे, 4। यानी 4 डब्बे लगा देंगे तो यहां से हम लोग के का मान आराम से निकाल लेंगे। ये रहा 4, अतः 4 का वर्गमूल कितना, 2। यहां पर भाग लगा दीजिए, ये 2, ये रहा के, इसका मतलब 2 दूनी 4। तो मैं यहीं पे लिख दूं, सीधा के का मान कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, अब आगे पढ़िए थोड़ा सा आप क्वेश्चन को। ये के का मान यहां पर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि डिब्बों की मैक्सिमम संख्या निकालनी है। तो ट्रेन की गति को हमें पूरा का पूरा 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो 24 किलोमीटर रखा है, ठीक। यानी कमी हमें टोटल करनी पड़ेगी 24 किलोमीटर की। और के का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है 2। और यहां ये आ जाएगा √n। तो 2 से अगर आप काट दो तो यहां कितना आ जाएगा, 12 बराबर √n। अगर किसी भी संख्या का अंडर हमें हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग। इसका मतलब ये आ जाएगा 144 और यहां पर ये आ जाएगा n। यानी मैक्सिमम डब्बे कितने होंगे, 144। और जब 144 होंगे, और देखिए ये आपको ऑप्शन भी मिलेगा और गलत भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम डब्बे 144 हो गए, यानी ट्रेन अब रुक चुकी है। और लास्ट में लाइन में क्या हमसे बोल रखा है, हमसे बोला गया है कि
डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। भाई खींच सकता है, इतने में तो ट्रेन बिल्कुल जीरो चाल हो जाएगी। तो हम क्या करें, सिंपली एक डब्बा यहां से हटा दें तो धीरे धीरे जो इंजन है वो क्या होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। इसका मतलब 144 में से एक घटाऊंगा, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 143। यानी जो मैक्सिमम डब्बे होने चाहिए वो होने चाहिए 143। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लो। लिख रखा है कि एक वाष्पलित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 20/3 मीटर पर सेकंड की गति से चल सकता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 9 डिब्बों के साथ उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो डिब्बों की अधिकतम संख्या, मतलब डिट्टो क्वेश्चन है, बस जो स्पीड थी और डिब्बों की संख्या थी उसको चेंज कर दिया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन यहां पर, ठीक। जो इसकी कमी है, जो स्पीड में कमी है वो किसके बराबर है, वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के बराबर है। और बराबर का मतलब ये अब समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक ना एक कांस्टेंट मानेंगे, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो यहां पर कितना लिख रखा है, 20/3 से पहले 20/3 थी और उसके बाद ये अभी रह कितने की, 5। तो कमी कितने की हो जाएगी, 5 तियां 15। 20 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा, जो कमी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/3। ये रहा के। और जो 5/3 की कमी हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि डब्बे कितने लगाए हैं, 9 डिब्बों के साथ। अच्छा n का मान अगर 9 रखोगे तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा, 5/3 तियां कितना हो जाएगा, 9। ये k का मान आपका आ चुका है। अब देखिए हमें अगर मैक्सिमम डिब्बे चाहिए, बता चुका हूं, अगर मैक्सिमम डिब्बे चाहिए तो ट्रेन की स्पीड को मिनिमम करना पड़ेगा। मैं एकदम खत्म ही कर रहा हूं, मतलब जीरो कर रहा हूं। जीरो करने के लिए मुझे कमी कितने की करनी है, जितनी ट्रेन की स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड है कितनी, 20/3। तो इस 20/3 को मुझे अब की बार क्या करना है, कम, ये रहा कमी करनी है। k का मान देखिए यहां पर कितना है, 5/9, और ये रहा √n, यहां मैं मान रख रहा हूं। तो आप यहां पर देखेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और ये 3 तियां 9, और 3 चौके कितना, 12, यानी 12 बराबर √n। अभी बताया था अगर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और यहां कितना आ जाएगा, n। फिर से देखिए वही वाली बात आ गई, आंसर आप 144 मत लगा देना। 144 जब डब्बे इसके पीछे लगे होंगे तो ट्रेन की स्पीड जीरो हो जाएगी, एकदम चलना बंद हो जाएंगे। बट थोड़ा सा चलना है, थोड़े से चलने के लिए हमें एक डब्बा कम से कम हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा कितना, 143। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। काले मोजों के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का 2 गुना है, लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़े को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया। तो काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था, ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 2 प्रकार के मोजे दे रखे हैं, एक का जो रंग है वो है काला और दूसरे का रंग है भूरा। काले और भूरे रंग के दे रखे हैं। तो आपको क्या बोल रखा है वो आप देख लीजिए। लिख रखा है कि काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का 2 गुना है। काले का 2 गुना है किससे, भूरे से। ये जो अनुपात है ये किसका है, ये मूल्य का है। ठीक, फिर आगे हमसे क्या बोल दिया, लेकिन बिल बनाते समय एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे, 4 जोड़ी काले जो मोजे खरीदे हैं वो कितने हैं, 4 जोड़ी, और भूरे मोजे खरीदे हैं कुछ का मतलब मैंने मान लिया x। ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है संख्या का। तो अगर मैं सही से बताऊं इसका जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो आप खुद देख लीजिए। अगर आपने 4 जोड़ी खरीदे, एक जोड़ी का मूल्य 2 रुपए है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8। इसी प्रकार से यहां पर x का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x। यानी टोटल बिल की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस का x। इतना बिल उसको देना चाहिए था, बट हुआ क्या, गलती से हुआ क्या कि लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया। दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया। ये जोड़ों को बदल दिया मतलब यहां होना चाहिए था 4 की जगह x कर दिया और x की जगह 4 कर दिया। इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, अलग से करके दिखाता हूं। ये काला और ये भूरा,
ठीक है, लेकिन इनके रेट वही रखे हैं, गलती से जोड़ी, मतलब जो संख्या थी वो बदल गई है। इसका मतलब इसका जो बिल आएगा वो कितना आएगा, 2 का x में गुणा करोगे 2x और 4 का 1 में गुणा करो कितना 4, यानी ये बिल अब बन गया ये। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जब इससे क्लर्क से गलती हो गई है तो हुआ क्या है, क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया, यानी जो ये बिल आया है ये 50% बढ़ के आया है, बढ़ गया। तो काले और भूरे मोजे का मूल्य में अनुपात क्या था वो हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये रहा 8 प्लस का x पहले वाला बिल, और ये दूसरे वाला बिल कितना है, ये है 2x प्लस का 4, ये ऑलरेडी 50% बढ़ के आ चुका है, तो हमें बढ़ाना है इसको। इसका मतलब मैं कितना कर दूंगा 150/100, और ये आपस में कैसा हो जाएगा बराबर। तो ये 50 दूनी 100 और 50 तियां कितना 150, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 3 में हो जाएगा 8 तियां कितना 24, और प्लस का 3 का x में होगा कितना 3x बराबर, 2 का 2 में होगा 2 दूनी 4x और 4 दूनी कितना 8। तो यहां पर देखो 4 में से 3 घटेगा बचेगा कितना x, और यहां 24 में से 8 घटेगा बचेगा कितना 16, यानी जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16। ओके, तो अब जो निकालना वो देख लीजिए, निकालना क्या था हमें, काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था। देखिए जो काले मोजे थे वो तो 4 थे, और जो भूरे मोजे थे वो कितने थे x, और x का मान कितना निकाल दिया 16। तो हम अनुपात कैसे निकाल देंगे, यहां लिखेंगे काला, यहां लिखेंगे क्या भूरा। काले का अनुपात आपको पहले से ही पता है कितना 4, और भूरे का आपको पता है कितना x, और x का मान कितना है 16। तो आप बोलोगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी इनका जो स्टार्टिंग में अनुपात था संख्या का वो कितना था 1:4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 मोमबत्ती जिसकी लंबाई समान है उन्हें एक साथ जलाया गया। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई तथा दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गई। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितनी देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। इससे पहली वाली वीडियो में इस प्रकार का सवाल करा चुका हूं, खुद से लगा के देखना आपको। पहले देखिए पहली वाली जो मोमबत्ती है पहली वाली जो मोमबत्ती है वो कितने घंटे में जल जाती है 8 घंटे में, और दूसरी वाली मोमबत्ती कितने में, ये 6 घंटे में, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। तो 1 घंटे में इनके जलने की जो दर है वो आप यहां से निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, एलसीएम आप ले लोगे, कितना आ जाएगा आपका 24, तो 8 तियां 24 और 6 चौके 24, यानी 1 घंटे में जलने की दर जो स्पीड है वो निकल के आ गई है। ठीक, इतना आ गया। तो इन्होंने यहां पर ये बोल रखा है कि जलने की कितनी देर बाद, तो मैंने मान लिया कितनी देर बाद, यानी t घंटे बाद यहां पर मान लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आया था 24, यानी टोटल जो लंबाई थी वो थी 24, और 24 में से 1 घंटे में ये 3 की यूनिट से भाई जल रही है, उसकी जो स्पीड है वो 3 है, और कितने घंटे में t घंटे में इतना आ जाएगा, इतनी जल जाएगी। और इसी प्रकार यहां पर ये जलेगी 24 माइनस का 4t, और ये जलने के बाद ठीक है थोड़ी तो कम होंगी दोनों की दोनों, और इनका जो रेशियो हो जाएगा इनकी हाइट का लंबाई का वो बचेगा कितना 3:1। ठीक, इससे पहले सब वीडियो में इसको समझा चुका हूं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, आप उसमें देखना हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ये आपका हो जाएगा 24 माइनस का 3t इज इक्वल, ये 24 तियां कितना हो जाएगा 72, और माइनस का 4 तियां 12t। तो आप देखेंगे प्लस माइनस का 12 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, यानी 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, ये 9t, और बराबर ये 72 में से आपका 24 माइनस होगा, तो आप देखिए 72 माइनस का 20 कितना है 24, यानी 9t इज इक्वल, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 6 में से 2 गया कितना 4, यानी t इज इक्वल आ जाएगा 48/9। ये घंटे आ गए हैं, लेकिन हमें आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो घंटे और मिनट दोनों में दे रखे हैं, तो आप कैसे बोल दोगे सही से, ये आपका हो जाएगा 9×45, 45 और 3 48, 5 सहित 3/9 घंटे, और इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुणा किसका 60 का, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। तो आप सही से बोलोगे क्या 5 घंटे और कितना 20 मिनट में दोनों मोमबत्तियों की हाइट का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 3:1। देख तो भाई अगला क्वेश्चन आज का लिख रखा है कि 1500 रुपए को A, B, C में बांटना है। A के 2/5 से 40 रुपए अधिक, B के 3/10 से 50 रुपए अधिक तथा C के
5/24 से 75 रुपए अधिक, ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं, तो ए का मान ज्ञात करें। चाहे आपसे ए का पूछा जाए, बी का या सी का, किसी का भी मान पूछा जाए। तो पहले तो हम सवाल को लिख लेते हैं। 1500 रुपए का हमें बंटवारा करना है। लिखा ए के 2/5, हमसे लिखा गया यहां पर ए के 2/5 से कितना अधिक, 40 रुपए अधिक, और बी के 3/10, बी के 3/10 से कितना अधिक, 50 रुपए अधिक, और सी के कितने, सी के 5/24 से अधिक है कितना, 75, और ये तीनों के तीनों हिस्से आपस में कैसे हैं, बराबर। देखिए जब भी अनुपात में अगर कोई आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन अब नॉर्मल नहीं रहेगा और आसानी से होगा भी नहीं। और आपको बता चुका हूं कि जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू समान होंगी और उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको इनके इक्वल में कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग ए, बी और सी के मान निकाल देते हैं। देखिए ए का मान कैसे आएगा, मैं इसको सीधा इसके बराबर कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान देना। ए को मैं अगर मान निकालना है तो प्लस का 40 पैसे माइनस का हो जाएगा, यानी के बराबर कितना आएगा, ए बराबर आ जाएगा के माइनस का 40। और देखिए जो भाग में है वो कहां पहुंच जाएगा, जो भाग में है वो पहुंचेगा कहां, गुणा में, और जो गुणा में है वो कहां पहुंचेगा, भाग में। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, यानी ये एक ही वैल्यू आ गई है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 5/2 का के में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5/2 के, और माइनस 5/2 का 40 में, तो 2 से काटोगे 20, 20 पंजे कितना, 100। ये आ गया किसका मान, ए का मान। उसके बाद अगर हमें बी का मान निकालना है तो बी का मान कैसे निकलेगा, ये आपका आ जाएगा के माइनस, ये प्लस का 50 उधर जाके किसका, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50, और जो 10 नीचे है वो पहुंच जाएगा ऊपर, और जो 3 ऊपर है वो नीचे। ऊपर नीचे का मतलब ये है भाई, जो डिवाइड में वो मल्टीपल में आ जाएगा और जो मल्टीपल में वो डिवाइड में आ जाएगा साइड चेंज होने से। तो अब 10 का के में गुणा करो कितना आ जाएगा, 10/3 के, और उसके बाद यहां पर गुणा कर दोगे, भाई कैंसिल तो होगा नहीं, ये आपका आ जाएगा माइनस का 500/3, 50 का 10 में गुणा करो कितना, 500। उसके बाद अगर आपको सी का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, के, ये प्लस का 75 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 75, ओके, गुणा 24 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो आप यहां पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24/5 के, और ये माइनस 5 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 15×5 75, तो 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना 36, यानी 360। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना। तो ये आ गया ए का, बी का और सी का, और इन तीनों का जो योगफल है वो कितना है, 1500। तीनों का योगफल कितना है, 1500। तो यहां पर लिखिए, ये आपका आ जाएगा 5/2 के माइनस 100 प्लस 10/3 के माइनस 500/3 और प्लस 24/5 के माइनस 360, और बराबर में ये दे रखा है तीनों का मान कितना, 1500, 1500 दिया हुआ है। तो आप के वाले टर्म का एलसीएम ले लीजिए, सिर्फ के वाले का। देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5, यानी 5 तियां 15, और 15 दूनी कितना 30, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 30 में 2 का भाग लगाएंगे कितना, 15, और 15 पना कितना, ये हो जाएगा 75 के। उसके बाद के वाला यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 30 में 3 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 10, और 10 धाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के। अब आ जाओ यहाँ पर 30 में 5 का भाग लगाओगे, 5 छिक्का 30, और 24 छिक्का कितना हो जाएगा, 144, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ये आ गया 144 के। ठीक है, और इनके बटे में कितना आ जाएगा, 30। इसी प्रकार अभी देखिए माइनस का 100 है और ये माइनस का 360 है, यानी 300 और कितना 100, 460। 460 और 500/3 को सॉल्व कर लीजिए, 460। ठीक है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और 500/3 को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 0। ये 3 छिक्का 18, और ये 3 चौके 12, और ये कितना 13। तो 1300 और 500 कितना हो जाएगा, 18, यानी 1880/3। ठीक, यानी ये माइनस का आएगा 1880/3, तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, 1500 प्लस का 1880/3, इतना हो गया। तो थोड़ा सा इसको और के लिए 15 तियां कितना हो जाएगा, 4500, ये हो जाएगा 4500 प्लस का 1880 और बटे कितना 3,
इन्हें जरा जोड़ लीजिए यहां पर, ये 100 200 244 में, इस 244 में आपको जोड़ देना है कितना, 75। तो 5 और 4 9, 7 4 11, 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 319। ठीक है, हम लोग इधर लिख लेते हैं इसे, हम लोग साइड में लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। ये आ गया 319 के बटे 30, 319 के बटे 30, और बराबर में यहां पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4500 और 1880, ये 4500 और 1880, 0 8 8 और 5 13, 4 5 और 1 6, यानी ये हो जाएगा कितना 6380 और बटे कितना, ये 3। ओके, यहां से आप देखेंगे 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बार, और 10 का इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 319 के बराबर में 6 3 8 और 0 2 बार। तो आप यहां पर देखिए ये 300 ये 600 है, ठीक है, 3 दूनी 6 और 19 दूनी कितना 38, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, मतलब ये हो जाएगा कितना, k बराबर 200। अगर k की वैल्यू आ चुकी है तो अब आप a की भी निकाल सकते हो, b की भी और c की भी। हमसे पूछी गई है a की वैल्यू, तो a का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें मान रख देंगे, यानी a बराबर देखिए कितना था 5/2k, 5/2k, k का मान कितना है 200 और माइनस का कितना 100। ठीक, तो यहां से 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 100, तो 100 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 500, 500 में से 100 जाएगा कितना 400, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपए। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो b की और c की। और आप ध्यान रखना, इसका कोई भी इससे इजी मेथड है ही नहीं, मतलब आपको पूरा करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट मेथड आज दिन तक नहीं बचा है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन लग रखा है, एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गतियों का अनुपात 20:8 है। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो जलयान की औसत गति, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपको बोला क्या गया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2560 किलोमीटर। ये 2560 किलोमीटर 3 चीजें कवर कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन है? पहले लिख रखा है कि कुछ भाग वायुयान से, ये कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से और कुछ भाग कार द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद इनके समय का अनुपात दे रखा है। समय का अनुपात कितना दिया गया है? 1:4:5, 1:4:5, 1:4:5, ये टाइम का रेशियो दिया गया है। और उसके बाद इनकी स्पीड, चाल का अनुपात दिया गया है। कितना दे रखा है? 20:1:8, ये दे रखा है 20:1 और 8। देखिए आपके पास टाइम का है, स्पीड का है, इसका मतलब आप किसका निकाल सकते हो? डिस्टेंस का, दूरी का। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर ये हो जाएगा 20 एकम कितना? 20 और 4 एकम 4 और 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। ये आ गया किसका? डिस्टेंस का। तो देखिए हमारे अनुसार जो डिस्टेंस है उसका रेशियो ये है, बट हकीकत में तो डिस्टेंस ये है ना। तो यानी 40, 20, 60 और 4 कितना? 64। यानी हम देखें तो डिस्टेंस हमारे हिसाब से 64 है, लेकिन हकीकत में क्वेश्चन में है 2560 किलोमीटर। ठीक, तो आप यहां पर देखिए 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 4 बार, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर आ जाएगा। हमें सबसे पहले जो ये जलयान है, ठीक है, इसी के बारे में सब कुछ बताना है, जलयान की दूरी बतानी है। तो अब ये देखिए डिस्टेंस, जो दूरी है इसका अनुपात है कितना? 4। जब 1 बराबर 40 किलोमीटर है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? यानी 40 गुणा 4, 4 चौके 16, ये कितना आ गया? 160 किलोमीटर। पहला आंसर हमारा आया इसकी दूरी का 160 किलोमीटर। अब आगे और सवाल को आप पढ़ोगे तो क्या बोल रखा है कि जो पूरी यात्रा की औसत गति है वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत जो गति इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है यहां पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा की। और चाल, जो औसत चाल होता है उसका मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आप देखिए हमारे हिसाब से 40, 20, 60 और 4 कितना? ये 64 है। और कुल समय देखिए अनुपात कितना है? 5, 4, 9 और 1 10।
यानी 64 से 64 जाएगा एक बार, यानी एक बराबर जाएगा 10 एकम 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस जलयान की, ठीक है, हमें औसत चाल भी बतानी थी, तो आप यहां पर स्पीड पे आइए और इसका जो रेशियो है वो कितना 1 है और 1 का मान कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी हमें दूसरी चीज पता लग गई, औसत चाल कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसकी तीसरी चीज निकालनी है। आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम, समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 160 किलोमीटर और जो चाल है वो कितनी आ रखी है 10। तो आप देखेंगे इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 60 घंटे। यानी जो भी हमें मान बताने थे वो बताने थे जल के। अगर इसी प्रकार से हमें वायु या कार के बताने हैं, वो भी सारे के सारे मान हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए आज का अगला प्रश्न काफी अच्छा क्वेश्चन है। लग रखा है कि एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 2 उम्मीदवारों को मत देने हैं। आधे मतदाता ए को मत देते हैं तथा वह दूसरा मत बी, सी तथा डी को 3:2:1 के अनुपात में देते हैं। बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं और अपना दूसरा मत वे 2:1 के अनुपात में सी और डी को देते हैं। बाकी बचे मतदाताओं में से आधे सी और डी को समान रूप से मत देते हैं तथा बकाया 840 मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने मत प्राप्त हुए हैं। पहले तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ पढ़ के आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूं। पहली बात, पहली लाइन पढ़ेंगे। एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को दो उम्मीदवारों को मत देने हैं। जैसे अगर मैं हूं, ठीक है, तो मुझे 2 उम्मीदवार कम से कम चुनने हैं, ठीक है, उन्हें मुझे अपना जो मत है वो देना है। तो इसी के आधार पर हमें एक चार्ट सा बनाते चले जाना है। देखो क्या लिख रखा है। पहले तो आप रेशियो देख लो, 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 कितना 6, उसके बाद 2 और 1 3, ठीक है, तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो आप इसी के मल्टीपल के रूप में होना, या 6 का मल्टीपल आप ले लो, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब जो भी लेना, थोड़ा सा बड़ा लो ताकि भिन्न ना बन पाए। भिन्न बन गई, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कुल जो मतदाता है वो मैंने मान लिए 6 का मल्टीपल थोड़ा सा बड़ा मान लिया, कितना 24। आप चाहो 12 ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 30 भी करके देखना, बस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर सीखना है। मैंने कुल मतदाताओं की यहाँ संख्या मान ली कितनी 24। अब हमसे बोला गया अब एक लाइन को पढ़ना है। आधे मतदाता ए को मत देते हैं। भाई 24 का आधा कितना हो गया, 24 का आधा आपका हो जाएगा कितना 12। ये जो 12 मतदाता हैं ये किसको मत दे रहे हैं, ए को, ठीक है। अब यही 12 भाई हर एक को कितने उम्मीदवारों को 2 को देने हैं ना। अब यही 12 किसको किस अनुपात में दे रहे हैं वो भी हमें देखना है। लिख रखा है कि तथा वह दूसरा मत बी सी डी को, दूसरा मत जो अपना है ना बी सी और डी को किस अनुपात में देते हैं 3 2 1, 3 2 और 1 के अनुपात में देते हैं। तो आप यहां पर ये देखिए 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6 और बचे ये 12 ही देने हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी हो जाएगा कितना 6, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। ये मैंने लिखा है ताकि ज्यादा लाइनें ना बन पाए। तो आप यहां पर काउंट करके लिख लिए 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12। ये जो 12 मतदाता हैं ए को वोट दे रहे हैं, यही 12 मतदाता दूसरे उम्मीदवार को भी तो चुनेंगे, ठीक है। तो ये अब इन्होंने 3 को चुना है, अब अलग अलग दे रहे हैं। 12 में से 6 ने बी को दे दिए और इसी में 4 ने दे दिए सी को और जो बाकी के 2 बचे थे उसने दे दिए डी को। तो ये 12 का काम हो गया। अब आगे क्या बोल रखा है उसको देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं। बाकी में से 24 में से 12 चले गए, बचे कितने 12 और 12 का जो आधा है वो कितना 6, ठीक है, यही बात बोल रखी है। तो हमसे बोल रखा है कि बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं, यानी जो ये 6 वोट मिलते हैं किसको बी को मिलते हैं। अब इन्हीं ये जो 6 मतदाता हैं ये दूसरे, भाई इन्हें 2 बार वोट डालने हैं ना, इसके लिए आगे क्या लाइन लिख रखी है, लिखा हुआ है और अपना दूसरा मत वे 2:1 के अनुपात में सी और डी को। देखिए सी और डी को ये देते हैं 2:1 के अनुपात में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में। कितने मतदाता 6। तो आप ये बताइए 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 दूनी 2। अब आप काउंट करके देख लीजिए 4 और 2 कितना 6, ठीक है, मतलब 6 जो मतदाता हैं 6 के 6 देते हैं बी को और बाद में
6 में से 4 देते हैं सी को और जो 6 में से 2 हैं वो दे देते हैं डी को। कुल मिला के ये हो गया। फिर आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। आगे लिख रखा है बाकी बचे मतदाताओं में से आधे। देखिए अब यहां पर ये 6 है, ठीक, पहले 24 था, 24 का आधा कितना था 12, फिर 12 का आधा कितना हुआ 6, ठीक। अब बचा जो हिस्सा है वो आपका कितना बचा हुआ है 3। इन 3 में से जो ये 3 बचा हुआ है, ठीक है, इन 3 में से क्या बोल रखा है, लिखा हुआ है कि बाकी बचे मतदाताओं में से आधे सी और डी को समान रूप से मत देते हैं। मतलब जो ये 3 हैं, ये 3 सी को भी देते हैं और ये 3 डी को भी देते हैं, ठीक। जो ये 3 है वो सी को भी देते हैं और ये जो 3 है वो किसको, डी को भी देते हैं। फिर आगे हमें लिख रखा है तथा 840 मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो भाई अब बचे कितने हमारे पास 3, जो ये 3 बचे हैं, ठीक, और क्वेश्चन में बते हैं कितना 840। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, यानी 1 बराबर आ जाएगा 240। ओके, तो अब हमसे ये बोल रखा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो पहले बात करेंगे ए की। तो ए को देखो कितने मत प्राप्त हुए हैं, यहां पर प्राप्त हुए हैं 12, ठीक है, और तो कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है। ए को यानी जो टोटल वोट मिले हैं वो कितने 12, 1 बराबर 280 वोट हैं, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 गुणा 12, 12 0 से 0 और ये 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 की 6, हासिल कितनी 9 और 12 दूनी 24, ये 24 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना 13, यानी 33। यानी जो ए को वोट मिलेंगे वो मिलेंगे कितने 3360। अब बात आती है बी की। तो बी को देखो कितने कितने वोट मिले हैं, यहां बी को मिले हैं 6 और यहां बी को मिले हैं 6, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक। यानी बी जितने वोट ए को मिलेंगे उतने ही वोट किसको बी को मिल जाएंगे। अब और किसको पूछ रखा है, और पूछा गया आपको सी को। तो आप देखिए समझ आ गया ना बी वाला, क्योंकि 12 का जो मान है वो 3660 है, वो 3360 है। तो सीधी सी बात है बी जो है, बी को यहां पर मिल रहे हैं 6, यहां पर मिल रहे हैं 6, यानी 6 और 6 कुल मिले कितने 12, इसका भी 12 का मान इतना ही आएगा, ठीक। तो उसके बाद मैं लिख देता हूं ए और बी बराबर हैं, ठीक है, इनको बराबर वोट मिलेंगे। बात आएगी सी की। तो यहां देखिए सी को कितने मिले हैं 4, ठीक है, यहां सी को 4 और यहां सी को 3, तो मतलब 4 4 8 8 और 3 कितना 11। जब 1 बराबर 280 है तो 11 बराबर कितना आ जाएगा 280 गुणा 11, मल्टीप्लाई कीजिए 11 0 से 0, तो यहाँ 11 अट्ठे 88 की 8, हासिल कितनी 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना 30। इसका मतलब जो ये सी है, सी को जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे कितने 3080 वोट मिलेंगे। अब बात आएगी किसकी डी की। तो डी को देखिए यहाँ मिले 2, यहाँ मिले 2, 2 और 2 कितना 4, 4 और 3 कितना 7, तो 1 बराबर इतना है, तो 7 बराबर कितना आएगा 280 गुणा 7, तो 7 0 से 0, ये 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। यानी जो डी है, डी को जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे कितना 1960। ओके, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखते हैं भाई आज का अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा इजी है, आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लिख रखा है कि एक फैक्ट्री में ए बी सी 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्याएं 10 7 और 4 के अनुपात में है। यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 तथा बी प्रकार के सभी कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है 1400 रुपये है, तो ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 3 यहां पर लोग दे रखे हैं, ए बी और सी। लिख रखा है कि इनकी जो संख्या है उनका अनुपात दिया हुआ है 10:7:4। अब हमें बोला है कि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है। हमारे अनुसार सी प्रकार के कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितनी 4 है, यानी 4 बराबर कितना आएगा 54 54। तो बताओ 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27/2, ठीक। 4 का भाग लगाएंगे 2 से, तो 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, ठीक। ये 1 बराबर आ गया 27/2। अब हमें मान किसका निकालना है बी का। ए का निकाल लो और बी का, सी का तो ऑलरेडी दे रखा है। अगर ए का हम लोग मान निकालें, ये रहा 27/2 और मल्टीप्लाई किसका होगा 10 का, तो 2 पंजे 10, 27 पंजे कितना आ जाएगा 135।
अगर हमें बी का मान निकालना हो तो देखिए 1 बराबर है 27/2, यहाँ मान किसने दे रखा है बी का 7, गुणा कर दो 7 का, 7 7 49 की 9, हासिल कितनी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 189/2। भाई कैंसिल आउट तो होगा नहीं। एक ही संख्या पता लग गई हमें, बी की पता लग गई, सी की उन्होंने ऑलरेडी खुद दे रखी थी। ठीक, अब क्या बोल रखा है उसको देख लेते हैं। लिख रखा है कि बी प्रकार के सभी कर्मचारियों का वेतन 1400 रुपए है। बी प्रकार के हमारे अनुसार कितना है 189 बटे कितना 2, ये आएगा 189/2 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1400 रुपए, ये दे रखा है 1400 रुपए। यहां से एक का मान आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1400 गुणा 2 और बटे 189। किसका मान पूछा वो देखो, ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन। ए प्रकार के सभी कर्मचारी, जो ए प्रकार के कुल कर्मचारी हैं वो कितने 135। जब एक का मान इतना है तो 135 का मान कितना होगा, यह आ जाएगा आपका 1400 गुणा 2 गुणा 135 और बटे 189। कैंसिल आउट कर लीजिए, यह आपका जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचा 7 सत्ते 49। ठीक है, यह आपका जाएगा 7 दूनी 14, ये 27 पंजे 135, तो 2 दूनी 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी कितना आ जाएगा 2000 रुपए। किसका ये मान आया, ये आपका आया ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का, मतलब समान रूप से ये वितरित हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 बढ़ जाती है और विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है, यदि प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी तो अंतिम कीमत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप इस जो वीडियो चल रही है उसको पॉज कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। आप पहले ये देखिए आपको क्वेश्चन भी समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखते हैं। क्या लग रखा है कि जो मूल कीमत है कच्चे माल की 3 गुनी है। ये कच्चा माल है, ठीक है, और उसके बाद ये मूल कीमत है। तो जो मूल कीमत कच्चे माल की 3 गुनी, अगर ये 1 होगा तो सीधी सी बात ये 3, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हमसे ये बोल दिया है कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई, 5 से 12 हो गई है। मतलब अगर पहले कच्चा माल 5 होगा तो बाद में बढ़ के कितना हो गया है 12 हो गया है। और विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाता है। अब ये चीज तो थी ही नहीं, तो विनिर्माण ये आ कहां से गया बीच में। विनिर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वाला काम, यानी मजदूरी वाला काम, यानी लागत वाला काम। तो जो ये लागत है सीधी सी बात है, कच्चा माल 1 रुपए में बन के तैयार हुआ था, ठीक है, और मूल कीमत आपने उसकी 3 निर्धारित कर दी। क्यों? क्योंकि उसमें आपने मजदूरी भी तो ली है, विनिर्माण लागत भी तो लगाई है। कितनी लगाई होगी, ये आपकी जो विनिर्माण लागत है, मैं यहां लागत लिख देता हूं, ठीक है, 1 रुपए का कच्चा माल था, 3 की बेच रहे हो, इसका मतलब आपने लागत कितनी लगाई 2 रुपए, तभी तो आप बेच रहे हो कितने में 3 में। मूल कीमत आपने 3 इसकी निर्धारित करी है। बात समझ आई, ये लागत विनिर्माण कहां से आ गया है। ठीक, अब देखिए आगे लग रखा है कच्चे माल की कीमत 5:12 बढ़ जाती है। देखिए आप, मैं थोड़ा सॉल्व करके देता हूं। ये 5 से 12 बढ़ जाती है, किसकी कीमत है, ये कच्चे माल की। तो ये देखो कितने गुना बढ़ गई है, आप देखेंगे कितना गुना बढ़ गई है। तो ये 5 दूनी 10, ठीक, कितना बचेगा यहाँ पर 2, यानी 5 चौके 20, यानी 2.4 गुना हो गई है। किसकी, कच्चे माल की कीमत। हमने मानी कितनी थी 1, और 1 का 2.4 गुना कितना हो जाएगा 2.4, यानी जहां कच्चा माल पहले 1 रुपए का था अब वो हो गया 2.4 का। कोशिश करो थोड़ा सा उर्ली करने की। और उसके बाद हमसे बोल रखा है जो विनिर्माण लागत है ये 4:5 से बढ़ गई, मतलब ये 4 से 5 बढ़ गई है। आप ये देखो ना, पहले लागत कितनी थी 2, और 2 यहां कितनी है 4, मतलब आधी है। तो 5 का जो आधा होगा वो कितना 2.5, कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, खुद सोचो मूल कीमत कैसे निकली। इसको और इसको जोड़ दूं, 2 और 1 तो कितना आएगा 3। इसी प्रकार हमें इन दोनों को जोड़ देना है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब जो मूल कीमत आ जाएगी 4.9। अब आगे हमसे क्या बोला है, आगे बोल रखा है यदि प्रारंभिक कीमत 6 रुपए। प्रारंभिक का मतलब होता है मूल कीमत। जो मूल कीमत प्रारंभ में है वो है कितनी 6, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, हमारे अनुपात के हिसाब से 3 दूनी 6, ठीक है, मैं यही लिख देता हूं 3 दूनी ये कितनी है 6, यानी कितने का मल्टीपल है 2 का।
तो अब हमें क्या बताना है, अंतिम कीमत क्या है। तो भाई हमें जो ये मूल कीमत हमने मान रखी है ये बतानी है कि कितनी हो गई है। तो आप ये देखिए, ये अगर 2 टाइम्स है तो ये भी तो 2 टाइम्स होगा भाई। तो ये आपका 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9.8, मतलब 9 रुपए और 80 पैसे। और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। देखिए भाई आज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मैं फिर से बोलूंगा कि सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, लिख रखा है कि एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरों की रखवाली के लिए 3 चौकीदारों को रखा, लेकिन एक चोर शॉप के अंदर घुस गया और उसने कुछ हीरे चुरा लिए। बाहर निकलते वक्त वह प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार को अपने पास बचे हीरों का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे दिए। अंत में उसके पास एक हीरा बचा। ज्ञात कीजिए उसने कितने प्रारंभ में हीरे चुराए थे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद जो भी ट्रिक वगैरह बनती है उनको भी हम लोग चेक करके देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल सॉल्व हो सकते हैं। देखिए पहले ये जो चोर है एक ज्वेलरी शॉप में घुसा और उसमें से कुछ हीरे निकाल के भागा है, हमें नहीं पता है कितने। तो मैंने मान लिया ये जो चोर था ये यहां पर इसने ज्वेलरी शॉप से एक्स हीरे निकाले और जैसे ही वो निकल रहा होता है आप उसको पहला चौकीदार मिलता है। ठीक है, और वो चौकीदार से क्या कर लेता है मांडवाली, बोलता है कि भैया आधे तुम ले लो। ठीक है, यानी वो आधे इसको दे देता है पहले चौकीदार को। तो एक्स का आधा कितना हो जाएगा x/2। बोलता है आधे तो ले ही लो और साथ में 2 और ले लो। इसका मतलब उसने पहले चौकीदार को दे दिए x+2, x/2 प्लस का 2। तो अब देखो चोर के पास बचेंगे कितने, चोर के पास बचेंगे भाई आधे जो थे x में से आधे दे दिए और 2 और एक्स्ट्रा दे दिए हैं। इसके मतलब इसके पास 2 कम रह गए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब वो आएगा दूसरे चौकीदार के पास। ठीक है, यहां भी तो उसे भेंट चढ़ानी है। तो अब क्या होगा, अब उसके पास जितने बचे हैं उसका आधा फिर से देगा। तो यहां बचे कितने हैं, देखिए 2 दूनी 4 यानी x-4/2। उसके पास बचे हैं x-4/2। तो आधे देगा कि 2 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इतने तो देगा ही और साथ में ये 2 हीरे और दे देगा। इसका मतलब चोर के पास कितना बचेगा, देखिए ये x-4/4 और 2 इसने जो दिए हैं वो इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 4, और हर चीज को आप लिख के मत देखो। ठीक है, मैं लिख के और दिखाऊं तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही देखो 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना 12, यानी जो अब ये आएगा तीसरे चौकीदार के पास और x-12 देखो बटे 4 होना चाहिए, बट ये आधे दे देगा इसको। तो 4 दूनी कितना, ये 8 हो जाएगा। इतने तो देगा ही आधे और साथ में 2 और देगा। ठीक, तो अब चोर के पास बचेंगे कितने, ये बच जाएंगे x-12/8 और -2। तो यहां पर देखो 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब x-28/8। अब लास्ट में जब ये तीनों जो चौकीदार थे उनसे भेंट कर चुका है, उसके बाद चोर के पास x-28/8 हीरे बचे हैं और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि उसके पास सिर्फ एक हीरा बचा है। तो वो दुकान से कितने हीरे चुरा कर लेकर आया था। तो आप ये देखिए 8 एकम कितना हुआ 8, और ये माइनस का 28 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 28 और 8 कितना 36। इसका मतलब जब वो दुकान से निकला था तो कितने हीरे लेके निकला था 36, बट सबको बांटते बांटते उसके पास लास्ट में हीरा बचा कितना था 1। ओके, अब इसी का अगर हमें ऑप्शन के थ्रू करना हो या कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना हो, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर इस सवाल में आप x नहीं मानना चाहते हैं तो इस सवाल को आप उल्टा पढ़िए। उल्टे का मतलब यह है कि लास्ट में आप देखिए यहां पर ये पहला चौकीदार था, ये दूसरा और ये तीसरा, और यहां पर चोर के पास कितना हीरा बचा था, 1 हीरा बचा था लास्ट में। ठीक है, मतलब आपको इस पूरे सवाल को फिर उल्टा पढ़ना है। चोर के पास लास्ट में जाते जाते मात्र 1 हीरा बचा था। देखो आपको कंप्लीट मेथड में बता चुका हूं, आप पूरे क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। ये जो चोर है वो क्या करता है, दुकान उसके चौकीदार के पास जाता है, जितने हीरे इसके पास होते हैं उसका आधा देता है प्लस 2 और देता है। तो लास्ट में अगर इसके पास 1 बचा है और इसको ये 2 एक्स्ट्रा देता है तो सीधी सी बात है 2 इससे ले लो। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके पास हो जाएंगे कितने 3, और जितने हीरे चोर के पास होते हैं उसका आधा हिस्सा ये इसको भी तो देता है।
ठीक है, ये तीसरे वाले के पीस 3, यानी 3 और 3 कुल मिला के इससे जो 3 आधा हिस्सा दिया था वो भी छीन लो। इसका मतलब ये 3 और ये 3 यहां पर इसके पास मिला के कितने हो जाएंगे 6। ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे चौकीदार के पास। दूसरे को पहले हमने आधे से 2 ज्यादा दिए थे, तो पहले जो 2 ज्यादा दिए हैं वो इससे छीनो, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, अगर 8 हीरे जो हैं वो चोर के पास थे तो सीधी सी बात है 8 दूसरे वाले के पास भी थे, क्योंकि आधे आधे थे ना, आधे आधे दिए थे। तो ये 8 और 8 कितना हो गया 16, ये 8 और 8 हो गया 16। अब चलते हैं हम लोग पहले वाले के पास। ठीक, तो पहले वाले के हमने उसको आधे तो दिए ही दिए थे, साथ में 2 एक्स्ट्रा दिए थे, पहले जो 2 एक्स्ट्रा दिए उसको छीनो, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब 18 और दिए थे, तो 18 और 18 कुल मिला के जो चोर ने चोरी की थी, ठीक है, वो ज्वेलरी से कितने हीरे चुराए थे 36 हीरे चुराए थे। तो ध्यान रखना एक्स को ना मान के अगर ये करते हो तो ज्यादा अच्छा है। काफी क्रिएटिव क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन दे रखे हो फिर क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4, ए हमें दिया गया है कितना 40, ऑप्शन बी हमें दे रखा है कितना 35, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है 36 और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 29। ठीक है, तो मैंने आपको करा चुका है, आपको आंसर ही पता है 36 है, बट हमें तो चेक करना है ना। तो आप ये देखो क्या बोल रखा है कि जब वो हीरे चुरा के लेके आता है तो उसका आधा हिस्सा वो दे देता है पहले चौकीदार को, है ना। तो आधा हिस्सा भाई 40 का आधा हो जाएगा, कब 35 का आधा हो जाएगा, कब हीरे को लेके उसको फोड़ोगे उसके बाद बांटोगे। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। इसी प्रकार से आप 29 वाला देखो, क्या इसका आप आधा कर पाओगे, नहीं। तो सीधी सी बात है, या तो आंसर 40 होगा या तो आंसर कितना 36 होगा। अब ये मान के चलो कि अभी आपको आंसर इनमें से पता है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको 40 को चेक करना हो तो कैसे करोगे भाई, ये 40 हीरे लेके आया कौन, चोर 40 लेके आया, पहले चौकीदार से मिला, इसको आधे दिए कितने 20 और 2 और दे दिए, तो 20 और 2 कितना 22 दे दिए। 40 में से अगर 22 दे दिए तो अब इस चोर के पास बचे कितने हैं 18, इतने ही बचे हैं, ठीक है 18 बचे हैं। अब ये क्या करेगा, दूसरे चौकीदार के पास आएगा, 18 का आधा दे देगा कितना 9 और 2 और दे देगा, 9 और 2 कितना ये 11 में 18 में से 11 दे दिए, अब बचे इसके पास कितने 7। तो आप बताइए क्या तीसरे चौकीदार को वो फोड़ के देगा, इसका मतलब ये 40 वाला जो ऑप्शन है ये भी कैसा हो गया गलत। अब मैं आपको ये जो 36 वाला इसको भी चेक करके बताता हूं कैसे करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ये पहले वाले के पास जाएगा, दूसरे के और उसके बाद तीसरे के। देखो 36 है, ठीक, पहले चौकीदार के पास जाएगा, कितना देगा 18, 2 एक्स्ट्रा और दे देगा, 18 और 2 कितना 20, 36 में से 20 दे दिए, यानी अब चोर के पास, इस चोर के पास हीरे बचे कितने हैं 16। 16 में से ये आधे दे देगा दूसरे को और 2 एक्स्ट्रा और देगा, 8 और 2 कितना 10 दे दिए, 16 में से 10 दे दिए, बचे कितने 6, यानी 6 का आधा 3 इसको देगा, 2 एक्स्ट्रा और दे देगा, यानी 3 और 2 कितना 5। 6 हीरे बचे थे इसके पास, 5 तीसरे वाले को दे दिए, बचे कितने 1। हमारे हिसाब से बचे हैं इस चोर के पास 1 और क्वेश्चन में भी बचे हैं कितने 1, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो सही हो जाएगा, जो आंसर वो कितना हो जाएगा 36। देखते हैं एक अगला और बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बीच में हल्के फुल्के क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को करना है। लिख रखा है कि एक 15 सदस्यों वाले परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ चावल की मात्रा की जरूरत होती है। किसी विशेष दिन कुछ सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चावल की खपत 5:3 से घट जाती है, तो उस दिन अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, ठीक है। लिख रखा है एक 15 सदस्य वाले परिवार में, ठीक, यानी जो टोटल सदस्य हैं वो हैं कितने 15, स्टार्टिंग में जो सदस्य थे वो कितने 15। तो हमसे ये बोल रखा है अनुपस्थिति के कारण चावल की खपत 5:3 से घट जाती है, 5:3 से घट जाती है। कुछ नहीं करना है, सीधा आप ये देखिए, पांतियां कितना हो गया 15, तो यहां पर पांतियां 15 हो गया, मतलब एक का जो मान आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। नहीं समझ आया, एक का मान कितना 3, पहले 5 थे घट के 3 रह गए। आप ये बताओ अनुपस्थित कितने रह गए 2, कितने 2। तो एक का मान अगर 3 है तो बताओ 2 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना 6। सीधी सी बात, अगर आपने ये सवाल भी नहीं कर पाया ना कोई बात नहीं, अगला करना। देखिए भाई अगला क्वेश्चन लिख रखा है कि एक फैक्ट्री में कुशल अकुशल और कामगार, कुशल अकुशल कामगार और क्लर्क की संख्याओं का अनुपात 8:5:1 है
और उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है, जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है तब कुल दैनिक मजदूरी 3,180 रुपये है। तो प्रत्येक वर्ग के कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या है? बहुत आसान सा सवाल है, बस इसमें एक हिंट दे रखी है, उसी को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पहले जो हमें संख्या का अनुपात दे रखा है, किस किस का दिया हुआ है? पहले हमें दे रखा है कुशल का, पहले हमें दिया हुआ है कुशल का, और उसके बाद दे रखा है अकुशल का, अकुशल का, और उसके बाद दे रखा है किसका? क्लर्क का। कुशल, अकुशल और क्लर्क, इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8:5:1, 8:5:1, और उनकी मजदूरी का अनुपात दे रखा है, ये संख्याओं का नंबर का अनुपात है, और मजदूरी, ठीक है, जो फेयर, इनका अनुपात दिया गया है कितना? 5:2:3। ठीक, अगर देखो, अगर हमें इनकी टोटल रुपए निकालने हो तो डायरेक्टली मतलब गुणा कर देते 8×5=40, बट एक हिंट दे रखी है, उसको पढ़ो आप सही से। लिख रखा है कि जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है, यानी जो अकुशल कामगार हैं वो कितने हैं? 20, यानी यहां अनुपात कितना दे रखा है? 5। इस 5 को 20 बनाना है तो बताइए मल्टीप्लाई किसका होगा? 5×4=20। तो ध्यान रखना पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आपका बन जाएगा 8×4 कितना? 32, ये 5×4 कितना? 20, और ये 4×1 5×4 ये 20, और ये 4×1 कितना? 4। मैंने ये 2 लाइनें लिख के इसी में कर दिया है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए मजदूरी कितनी आ जाएगी? 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 1 16, यहाँ 20 दूनी कितना आ गया? 40, और यहाँ 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। अगर हम सभी को जोड़ें तो कुल मजदूरी हमारे अनुपात के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 160 और 40 कितना हो जाएगा? 200, 200 में 12 जोड़ोगे कितना? 212, और बराबर क्वेश्चन में दे रखा है कुल मजदूरी 3,180 रुपए दे रखी है। तो भाई आप कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 2×1 2 और 2×6 12, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, और 1 बचा 2 निम्मा 18, यानी 1590। तो 90 आ रखा है, 15 रखा है, काट के देखो 15×6 90 और 15×1 15, यानी ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार? 15, यानी 1 बराबर 15 रुपए। सभी का मान, सभी की मजदूरी निकालनी है, यानी अगर पहले वाले की निकालनी है, पहले वाले का मतलब किसकी? कुशल की, तो मल्टीप्लाई किसका? 160 का, यानी 160 इज इक्वल 15 मल्टीप्लाइड बाय 160। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा? ये 0 आ गया, ये 15×6 90 की 0 हासिल 9, 15×1 15, 15 और 9 कितना? 24। इसका मतलब जो कुशल कामगार हैं उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो कितनी है? 2400 रुपए। उसके बाद अकुशल का जो अनुपात है वो कितना है? ठीक है, यहां पर 20 दूनी कितना हो गया था? 40, 1 का मान इतना है तो 40 का मान कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 15×40, यानी 15×4 60, यानी जो अकुशल का मजदूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 600 रुपए। और इसी प्रकार अगर हमें क्लर्क की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 12 से, तो 12 बराबर आ जाएगा आपका 15×12, और 12×15 कितना होता है? 180। तो ये तीनों के तीनों मजदूरी अलग अलग आपने फाइंड आउट कर ली है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारों जो एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है और उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। यदि उनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जो प्रतिरोध दे रखा है वो दे रखा है दोनों का कैसा? समान। सबसे पहले आप इसको करके देखें, फिर मैं आपको करवा रहा हूं। प्रतिरोध दोनों के समान दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, और इसके बारे में हमें बोला क्या है? जो प्रतिरोध है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट। जो ये है वो क्या बोल रखा है? उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो ये पहले तार है उसके लिए मैं L1 मान लिया, पहले तार का प्रतिरोध ये मैंने R1 मान लिया। ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती है। आप चाहो तो बराबर में K भी लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट इक्वल लिखोगे ना, लेकिन आराम से हो जाएगा। आप देखो यहां पर पहले उसका लिख रखा है उसकी त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, और ये जो रेजिस्टेंट है, जो प्रतिरोध है, इसी की त्रिज्या के वर्ग, रेडियस के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ये वाली चीज। ठीक है, और ये जो कंडीशन दे रखी है ये दो तारों के लिए दे रखी है। आप पढ़ो, लिख रखा है दो तार जो एक ही पदार्थ से बने हैं, दो तारों के लिए दे रखी है, तो इसको सही से लिखो। ये यहां पर रेजिस्टेंट R2 मतलब प्रतिरोध, यहां पर ये लंबाई L2, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा? R2 का स्क्वायर। अब जो प्रतिरोध है वो समान है
प्रतिरोध दोनों के समान है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो R1 है वही क्या है, R2 है। ठीक, तो यानी अगर मैं यहां पर इनका मैं भाग लगा दूं तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध का तो रोल ही खत्म हो गया। अब देखिए मैंने कांस्टेंट क्यों नहीं माना, अगर यहां पर मैं K1 K2 मानता तो आपस में क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पर देखो अब बचेगा क्या आपके पास, L1/L2 और बराबर में यहां क्या बचेगा, ये R2 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब R2 स्क्वायर और बटे कितना, R1 का स्क्वायर। अब वैल्यू दे रखी है उनको रख लीजिए, वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरे तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है, यानी L1/162 इज इक्वल, और उनकी त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है 9 और 8 का। पहली त्रिज्या 9 है ये, तो 9 निम्मा कितना हो जाएगा 81, और दूसरी जो है वो कितनी 8, तो 8 अट्ठे कितना 64 हो जाएगा। तो आप देखो 1 दूनी होता है 2 और 8 दूनी कितना 16, यानी ये पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 2 बार। हमें ये यहाँ पर निकालनी है पहले तार की लंबाई, तो ये 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 6 दूनी 12, यानी जो पहला वाला तार है उसकी जो लंबाई है देख लीजिए किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आप बोल दोगे 128 सेंटीमीटर। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न में आपको एकदम आपका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा करने के बाद, लगा के देखना पहले, ठीक है। तो आप देखिए लिख रखा है कि एक ग्रह के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास के मिले अनुपात में है। बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की बराबर त्रिज्या का 10 गुना है। बनस्पति ग्रह और पृथ्वी के घनत्व क्रमशः 1.75 और 5.67 हैं। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, और तो बताएं वह बृहस्पति पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा। मनुष्य द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, वैसे ही आप प्रसन्न हो गए होंगे। अब आप करके देखेंगे, आप और प्रसन्न हो जाएंगे, और जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तब तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। देखते हैं, देखिए लिख रखा है कि धरातल पर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास के, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो जी है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये देख लीजिए, उस ग्रह के घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व, और अर्धव्यास इसका मतलब त्रिज्या, रेडियस, ठीक, इसके मल्टीपल के इक्वल है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या क्या बोल रखा है वो देखते हैं। हमको बोल रखा है कि वनस्पति ग्रह की जो वनस्पति बोल रहा हूं, जो बृहस्पति है, ठीक है, जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 10 गुना है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात हो रही है, और ये यहां पर हो रही है बृहस्पति के बारे में। और जो बृहस्पति की त्रिज्या है ये 10 गुना है किससे, पृथ्वी से। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेडियस, त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी के घनत्व, अब हमें देखो डेंसिटी का अनुपात दे रखा है, ठीक है, ये डेंसिटी घनत्व दे रखा है, कितना कितना दिया हुआ है थोड़ा सा लाइट बंद हो गई है, परेशान मत होना। हाँ, ये हमें दे रखा है, बृहस्पति का दे रखा है 1.75, बृहस्पति का दे रखा है 1.75, और यहां पृथ्वी का दे रखा है 5.67। ओके, ये इतना दे रखा है। जरा इसको पहले सही कर लीजिए। आप यहां दशमलव बटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, यहां पर दशमलव बटाएंगे, ठीक है, यहां पर भी जीरो कितनी आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। और इन 2 जीरो से पहले आप ये देख लीजिए, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो ये जो काम अभी हमने किया ये थोड़ी देर में कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना कितना आ जाएगा, ये आपका 5 पॉइंट था, ये आपका 1.75 था, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5.67, और यहां मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ये आपका कितना आ जाएगा 17.5। ठीक, आप थोड़ा सा इसको सही कर लो, तो यहां पर दशमलव बटाएंगे, नीचे 0 2, यहां पर दशमलव बटाएंगे, नीचे 0 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 इधर पहुंच जाएगा, इसका मतलब 567 रेशियो 1750, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आ चुका है। ठीक है, ये है आपका बृहस्पति पर और ये आपका पृथ्वी पर। अब आगे लाइन पढ़ते हैं। लिख रखा है कि यदि एक आदमी पृथ्वी पर 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, किस पर, पृथ्वी पर, और जो ये कूदने का जो इसका ये अनुपात है वो क्या बोल रखा है, तो बताएं वह बृहस्पति पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा यदि मनुष्य द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम के अनुपात में है। प्रतिलोम का मतलब समझते उल्टा,
जो बृहस्पति का है वो पृथ्वी का है, और जो पृथ्वी का है वो वास्तव में किसका, बृहस्पति का है। ठीक है, यानी इनको हमें क्या कर देना है, उल्टा पुल्टा कर देना है। यानी ये आ जाएगा 750 और ये आ जाएगा 567। भाई प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, आप सभी को पता है। तो अब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अनुपात यहां पर आया है वो कितना आया, 1700, ये आ रखा है 1750। और क्वेश्चन में जो आदमी पृथ्वी पर कूद रहा है वो कितनी ऊंचाई तक कूद रहा है, 1500 सेंटीमीटर तक, 1500 सेंटीमीटर तक। जरा इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 25 सत्ते 175 और 25 छिक्का 150। यहां से अगर आप एक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो बृहस्पति पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। तो आप यहां पर देखिए इसका मान कितना है, 5 6 7, 1 इज इक्वल इतना है, तो 5 6 7 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 6/7, 5 6 7, तो 7 8 56, 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 8 48। यानी अगर इसे बृहस्पति पर कूदना है तो ये मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा, 486 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए, अच्छे अच्छे टाइप्स को करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले टॉपिक में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।